प्रिय बच्चों, आइए आज हम प्रकाश का अपवर्तन, जो कि प्रकाश का दूसरा पार्ट है, आपके सामने लेकर आया हूं। और आइए चलते हैं कुछ, मैं अपने वीडियो में लिखता हूं ना कि वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं इसमें वंडरफुल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्या आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ने जा रहे हैं और प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ाया हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में, और आप जो है उसको देख सकते हैं जिसमें मैं मिरर समझाया हूँ। आज मैं प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको लेंस पढ़ाऊँगा। प्रिय बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, चलिए उसको समझा जाए। इसमें हम तीन माध्यम पढ़ते हैं, एयर, वाटर और ग्लास। तीन मीडियम से होकर रेज जाती है, किरण गुजरती है। अगर कोई भी किरण एयर में ही चल रही है तब तो सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि हमने प्रकाश की परिभाषा बताया था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। तो अगर वो एयर में चल रही है या निर्वात में चल रही है तो सीधी रेखा में चलेगी, और वाटर में चलेगी फिर भी सीधी रेखा में चलेगी, हाँ। और ग्लास में चल रही है फिर भी सीधी रेखा में चलेगी। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, तब तो भाई डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्योंकि मीडियम जो है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए ग्लास है तो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, और एयर के पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर हैं, और वाटर के पार्टिकल ग्लास के पार्टिकल और एयर के पार्टिकल के मध्य हैं। तो निश्चित रूप से इसे हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम है इसकी अपेक्षा, इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में। और इसकी तुलना में यह डेंसर है, ये रेयर है, जिसे हम कहते हैं सघन और विरल माध्यम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रेज जाएगी तो वह डिस्टर्ब हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है, अपना पथ बदल देती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक मीडियम में जा रही है तब तो सीधे जाएगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करेगी वैसे ही वह अपना रास्ता चेंज कर देगी। और इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकल आप घर पे करिए कि मान लीजिए कांच का ग्लास है और इस ग्लास में आप वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी थोड़ा सा खाली रखिए। इसके बाद इसमें आप एक स्केल या पेन आप डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें तीनों मीडियम मिल गया। कांच का ग्लास मैं इसलिए लिया कि जिससे आपको तीनों मीडियम समझ में आ जाए। ये कांच का ग्लास है, ये वाटर है और एयर तो है ही। तो आप देखेंगे स्केल टेढ़ा नज़र आएगा, जो स्केल है वो टेढ़ा नज़र आएगा। तो आप कहेंगे सर टेढ़ा क्यों नज़र आ रहा है? उसका रीज़न वही है क्योंकि जो इसका रेज है स्केल का, वह जब निकल के आएगा तो तीन मीडियम से होकर आएगा। एक तो वाटर से आ रहा है, दूसरे ग्लास से आएगा और तीसरे एयर से होकर आएगा। तो तीनों मीडियम से निकल कर हमारे आँख के रेटिना पर जब पड़ेगा तो यह तीनों मीडियम स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो रेज चेंज होगी, रेज अपना रास्ता चेंज करेगी। तो यहाँ हमको प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। या प्रैक्टिकल आप करके घर पे देखिए कि स्केल टेढ़ी नज़र आती है कि नहीं। अगर नज़र आती है तो वहाँ आप समझ जाइए कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब चलिए प्रकाश के अपवर्तन में हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपको समझाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ तीनों मीडियम को लेकर आते हैं। प्रकाश का अपवर्तन से ही हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यह वाटर है और यहाँ एयर है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। तो यहाँ से कोई रेज प्रवेश करती है
तो वाटर में इसको सीधा जाना चाहिए, एयर से आ रही है, सीधा वाटर में जाना चाहिए इसको। ये जो लाइन है इसे हम नॉर्मल कहते हैं, जिसे हिंदी में अभिलंब कहते हैं। इस रेज को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। यह हवा है, पानी है, इसके पानी के अणु पास पास हैं और वायु के अणु पानी के अपेक्षा दूर दूर हैं, तो इसलिए यह कौन सा माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया जिसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे, और ये विरल माध्यम हो गया जिसे हम रेयर मीडियम कहेंगे। तो यहाँ तो रेज आसानी से आ रही है, लेकिन यहाँ जाएगी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड महसूस करेगी। जैसे मैं कहूँ कि आप सड़क पर दौड़ रहे हैं, अचानक एक खेत भरा हुआ है और उसमें कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। अब उसमें सड़क पर दौड़ रहे थे, आप कीचड़ में दौड़ने लगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलने लगे। तो उसी प्रकार से रेज भी है, रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने का मतलब ये होता है कि रेज अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो चूँकि ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो इंसिडेंट रेज को हम I लिखते हैं और रिफ्रैक्टेड रेज को R लिखते हैं। ध्यान रखें, जो भी एंगल आप बनाएंगे नॉर्मल के साथ बनाएंगे, अभिलंब के साथ बनाएंगे। अभिलंब के साथ एंगल आने वाला I हो गया और जाने वाला क्या हो गया, R हो गया। अब देखिए, इसके भी दो रूल हैं। जैसे मैंने आपको मिरर में दो रूल बताया था, उसी प्रकार से इसमें रिफ्रैक्शन में भी दो रूल हैं। रिफ्लेक्शन आप में दो रूल बताया था आपको परावर्तन में, और उसी प्रकार से अपवर्तन में भी दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टिव रेज, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला रूल। और दूसरा रूल ये है कि आने वाले रेज का एंगल, आने वाले रेज का एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव रेज के एंगल का साइन, दोनों का रेशियो जो होता है साइन I अपान साइन R, वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में अभी हम आगे बात कर रहे हैं। तो यह जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपने अभी देखा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम चेंज होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ बदल देती है, अपना रास्ता बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When a ray enters in one medium to another, it changed its path. This event is called refraction of light. इस घटना को प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। तो अभी हमने देखा, दोनों रूल भी पढ़ा। अब आइए जरा हम आगे चलते हैं। मैंने कहा कि एयर से रेज आ रही है, वाटर में जा रही है, तो आप ऐसा करिए कि इस मीडियम को ज़रा चेंज कर दीजिए। वाटर ऊपर कर दीजिए, दूसरा मीडियम ऊपर कर दीजिए और पहला मीडियम नीचे कर दीजिए। और ज़रा सा इस प्रकार से इस रेज को देखिए, ऐसे जाना चाहिए था इसको। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो उदाहरण मैं दिया था कि आप सड़क पर दौड़ रहे थे, कीचड़ में दौड़ने लगे, और इसमें मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप कीचड़ में दौड़ रहे थे, सड़क पर आ गए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, अर्थात अभिलंब से आप दूर हट जाएंगे। तो रेज जो है ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से वो दूर हट जाएगी। तो आने वाला एंगल जो है उल्टा कर दीजिए, यहाँ R है और जाने वाला एंगल I, इस प्रकार से।
तो या तीर को भी आप चाहें तो उल्टा कर दें। इस प्रकार से मैं एंगल को चेंज कर दिया हूँ। अब ज़रा देखिए, इसमें स्नेल का और इसमें स्नेल का दोनों में नियम लगाते हैं। ये चित्र नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये चित्र नंबर सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र से। चलिए पहले चित्र की बात करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। और इसमें क्या देख रहे हैं कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे n12 और इक्वेशन मान लेंगे 1। दूसरे की बात करें, साइन आर बाई साइन आई, और इसमें क्या हो रहा है, दूसरे मीडियम से हम पहले मीडियम में जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों को इसको मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप पाएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट में, राइट का राइट में, और साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू n12 इंटू n21। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो आ गया 1 इक्वल टू n12 इंटू n21, या ऐसे कह लीजिए कि n12 इंटू n21 इक्वल टू 1, या ऐसे कह लीजिए कि n12 इक्वल टू 1 अपॉन n21। ये देखिए, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्या पढ़ते हैं ये भी जान लीजिए। जैसे n12 लिखा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको इंग्लिश में से पढ़ते हैं, हिंदी में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, गिवन है, और हमसे पूछ लिया कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बताइए, तो 1 अपान कर देंगे। तो देखिए यहाँ n12 है, तो ये हो जाएगा n21। तो इस प्रकार से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमको दिया है, गिवन है कि n12 इक्वल टू दिया है 3/4, तो फाइंड करिए n21। तो आप क्या करोगे, 1 अपान 3/4 कर दोगे, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर अभी फाइंड किए आपके सामने कि n12 अभी फाइंड किया, n12 इंटू n21 इक्वल टू 1। ये 2 मीडियम की बात मैंने किया आपके सामने। अगर 3 मीडियम दिया हो, यदि 3 मीडियम दिया गया हो, 3 मीडियम मतलब 3 माध्यम दिया गया हो, तो क्या करते हैं, चक्री प्रक्रम लिखते हैं, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो ये हो जाएगा n12 इंटू n23 इंटू n31 इक्वल टू 1। 3 मीडियम दिया रहेगा तो हम ऐसा यूज करेंगे। आप कल्पना करिए, अगर पहला मीडियम एयर हो, दूसरा वाटर हो और तीसरा ग्लास, जैसे ग्लास में आपसे स्केल रखवाया ना कांच की ग्लास में, वहाँ तीनों मीडियम है। तो तीनों मीडियम अगर दिया हो तो इस प्रकार से लिखते हैं कि एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास और ग्लास टू एयर इक्वल टू 1। अब इसमें से 3 मीडियम में, तीनों मीडियम है, अगर किसी 2 की वैल्यू दिया रहे तो तीसरे की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हाई स्कूल में भी आते हैं और इंटरमीडिएट में भी। अब लाइट आ गया है, जो है हाई स्कूल के जैसा ही, लाइट तो पहले से था इंटरमीडिएट में, लेकिन हाई स्कूल बेस्ड का भी लाइट आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी इसकी प्रूविंग भी पूछ लेता है। तो ये जैसे ही मैंने प्रूव किया, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये कि कहाँ से आया, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, और हमने आपसे अभी कहा कि मैं अपवर्तनांक के बारे में अभी बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब टॉपिक आ गया अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो परिभाषा है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, बहुत अच्छी परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सरल, जिसको आप याद कर सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर माने नहीं, वात माने हवा, जहाँ हवा न हो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के रेशियो को, के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है? प्रकाश की चाल है, और वी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो ये परिभाषा बन गई कि किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ से एक जानकारी हम ले सकते हैं कि सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों, इसका जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट होता है कुछ लिखा नहीं जाता है, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं लिखे। तो अब कल्पना करिए कि इफ़, यदि n1 इक्वल टू सी अपॉन v1 हो। क्यों सी को 1 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि भाई हम जानते हैं सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये चेंज कभी नहीं होती है, प्रकाश की चाल निश्चित होती है। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, तथा या एंड n2 इक्वल टू सी अपॉन v2। अलग अलग माध्यम के लिए, एक माध्यम की बात हो रही थी, v माने थे, मान लीजिए कि दो माध्यम हो, कि प्रकाश जो है दो माध्यमों में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है निर्वात से होते हुए। तो उसका रेशियो, जैसे हमको अपवर्तनांक का रेशियो दे दिया और जिस माध्यम से जा रहा है उसका रेशियो पूछ लिया, या जिस माध्यम से जा रहा है उसका रेशियो देकर हमसे अपवर्तनांक का रेशियो पूछ लिया। तो दोनों टाइप की इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से। n1 बाई n2 डिवाइड कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया, तभी तो रेशियो आएगा c/v1 बाई c/v2। और इस प्रकार से c से कैंसिल हो गया और v2/v1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि n1 रेशियो n2 इक्वल टू v2 रेशियो v1। ये हमको रेशियो मालूम हो गया कि अगर हमको अपवर्तनांक का रेशियो दिया है तो माध्यम का जो रेशियो है, प्रकाश जो चल रहा है जिस माध्यम में, उसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। और प्रकाश के चलने का माध्यम का रेशियो दिया है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या तो ऐसे भी कह लीजिए कि अगर n1/n2 इक्वल टू v2/v1 है, इसमें 4 अननोन राशियां हैं, अगर 4 में 3 की वैल्यू दिया रहे तो चौथा हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने जो है पढ़ा अपवर्तनांक कि प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाते हैं लेंस। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस 2 प्रकार के लेंस हम पढ़ेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जिनके आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के लेंसों का वो यूज करता है दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में जब हम आपको ह्यूमन आइज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको लेंस के बारे में
मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। फिर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा ह्यूमन आइज़ के बारे में। और जो ग्लासेस लगते हैं, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी क्लियरली। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर चाहे वह मिरर हो चाहे वो लेंस हो, अगर आपको फिगर बनाना आ गया अच्छे से तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। और अगर फिगर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल को आप रट सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दें फिगर पर कि फिगर कैसे बनता है। चलिए हम पढ़ाते हैं आपको कॉन्वेक्स लेंस। पहले शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस और इसका ये सेंटर है और इसे हम P से डिनोट करते हैं। P से डिनोट इसलिए करते हैं क्योंकि इसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं और पोल भी कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर आप जानते भी होंगे, कभी कभी चश्मे की दुकान पर लिखा रहता है ऑप्टिक्स, तो इसके नाम से भी डाला जाता है। तो इसमें दो लेंस हैं, L1 और L2, और इसकी जो डिस्टेंस है चाहे इधर हो या इधर हो सेम लेते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, फिर 5 सेंटीमीटर इधर भी ले लिया, फिर वही 5 सेंटीमीटर आगे भी लेंगे, डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, F2। और इसके बाद इनफाइनाइट, इधर भी 5 सेंटीमीटर ले लिया, 2F1, उधर 2F2, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए, अब हम कॉन्वेक्स लेंस में यह पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट हम रखें कि उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। जैसे आपको इसके पहले वीडियो में जब मैं आपको कॉनकेव मिरर पढ़ा रहा था तो 6 स्थानों पर फिगर बनाया था, 6 प्लेसेस पर अलग अलग फिगर। सेम टू सेम वही घटना जो है कॉन्वेक्स लेंस में भी देखने को मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, इसको चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आप समझते हैं। जिससे कि मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको याद नहीं है, तो ट्रिक का यूज कर लेंगे तो तुरंत आपको मालूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कि वस्तु को कहाँ हम रख रहे हैं। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन हम कहाँ बनेगा। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला पोजीशन तो भाई यही मिल रहा है, इनफाइनाइट। और दूसरा पोजीशन हम कहाँ रख सकते हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रख सकते हैं। तीसरा पोजीशन कहाँ है, 2F1 पर रख सकते हैं। चौथा पोजीशन कहाँ है, आगे बढ़ रहा हूँ, इधर लेंस की तरफ जा रहा हूँ, 2F1 और F1 के बीच में रख सकते हैं। और 5 पोजीशन जो है हम F1 पर रख सकते हैं। जैसे आपको मिरर में बताया था कि 5 प्लेसेस पर आप रुक जाइए, वैसे लेंस में भी बता रहा हूँ कि जब आप 5 गिनती तक पहुँच जाइए तो आप रुक जाइए। और इसके बाद इसको अपोजिट लिखिए, उल्टा लिखिए। यहाँ 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए और 5 डाल दीजिए। अब अपोजिट लिखिए, यहाँ लिखिए F1, इसको भी उल्टा कर दीजिए, F1 2F1, इसको 2F1 और यहाँ 2F1 2 इनफाइनाइट और यहाँ इनफाइनाइट। अब बच्चों जहाँ जहाँ 1 लिखे हो वहाँ वहाँ 2 लिख दो। आप जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 लिख दो। ये देखिए आपके सामने आपका उत्तर आ गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा। तो आपको ये टिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, चलिए नेचर ऑफ इमेज जानते हैं कि इमेज कैसा बनेगा। इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, इनवर्टेड बनेगा उल्टा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा।
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट माने वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, लाइक पॉइंट बिंदु के समान बनेगा। ये पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा। उतना छोटा नहीं बनेगा, बिंदु के समान नहीं बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। तीसरी पोजीशन है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इक्वल बनेगा, बराबर बनेगा। किसके बराबर बनेगा? ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। चौथा पोजीशन रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और पांचवें पोजीशन पर रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, मोर लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब ये 5 स्थानों का हमने देख लिया कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और उस इमेज की नेचर क्या होगी, उस इमेज का नेचर क्या होगा, ये भी हम जान लिए। तो चलिए चलते हैं। अब हम सीखते हैं छठवां फिगर किस प्रकार से हमारा बनेगा। जो छठवां फिगर है वो हमारा होगा, ये देखिए एकदम डिफरेंट है, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप से लिख रहा हूँ। छठवां फिगर होगा F1 और P के बीच में, मतलब F1 और लेंस के बीच में। तब इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर कहाँ बनेगा? यहाँ से रेज निकलेगी, उसी ओर बनेगा, लेंस के उसी ओर। द इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा? इमेज जो होगा वह वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब आभासी, काल्पनिक। डॉट डॉट द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट सीधा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मोबाइल में तो इसको जो है आप नोट कर लें। चलिए हम इरेज करते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब इसका हम फिगर बनाना आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से फिगर बनता है। इसका फिगर जो है जानने के लिए, जैसा कि मैं आपको मिरर में बताया था, दर्पण में बताया था, 3 रूल याद होगा आपको। पहला बताया था रूल जो है कि मिरर पर जो रेज पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो वह फोकस से होकर लौट जाती है। दूसरा नियम बताया था कि जो रेज फोकस से आती है वो लौटते समय पैरेलल हो जाती है सीपी के, मुख्य अक्ष के। और तीसरा रूल बताया था कि अगर कोई रेज सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही होकर जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें भी इसमें लेंस में भी 3 रूल होते हैं। लेंस में भी 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है, अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो अपवर्तन के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल है कि अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वह फोकस से होकर जाएगी, वो द्वितीय फोकस से जाएगी। बच्चों आप बिल्कुल ये दिमाग में अपने सेट कर लीजिए कि द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है, दूसरे फोकस को, द्वितीय फोकस को ही मेन फोकस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी रेज जो पैरेलल आती है वो मेन फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल, चलिए दूसरा रूल हम जानते हैं। टू F2 इनफाइनाइट, 2F1 एंड इनफाइनाइट। दूसरा रूल ये है कि कोई भी रेज जो फोकस से होकर आती हो वह
अपवर्तन के बाद पैरेलल हो जाती है। इसी का उल्टा, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। इधर से भी आप रेज ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते, दिखा सकते हो, इस प्रकार से कई रेज ले सकते हो। तीसरा नियम, ये फर्स्ट लॉ है, दूसरा नियम है, और तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम ये है कि अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, F2 और 2F2, 2F1, कोई रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े, बिना डिस्टर्ब हुए वो सीधे निकल जाती है। ये 3 नियम हैं। तीनों नियम आप बिल्कुल अच्छे से सीख लें, अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको फिगर बनाना अच्छे से आ जाए। पहला, अगर कोई रेज पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद। और कोई अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो सीधे निकल जाएगी। चलिए, ये तीनों रूल हो गए। अब हम आपको फिगर समझाते हैं। जो हम पोजीशन बताए थे कि 6 पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बनेगा। आइए अब इमेज बनाते हैं 6। चलिए पहले इमेज की बात करते हैं, ठीक है। पहला हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट पर रखते हैं, इनफाइनाइट पर रखते हैं, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखते हैं, फिर 2F1 पर रखते हैं, फिर 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं, फिर F1 पर रखते हैं। इसका उल्टा बताया था, F1 फिर F1 to 2F1 और फिर 2F1 फिर 2F1 टू इनफाइनाइट, इसके बाद इनफाइनाइट। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ मैंने बता दिया था कि आप 2 बना लीजिए वहाँ पर। ये पोजीशन आप ऑब्जेक्ट है, पोजीशन आप इमेज आ जाएगा। तो चलिए पहले फिगर की हम बात करते हैं। पहला फिगर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है। ये दूरी बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैं स्केल तो लिया नहीं हूँ, बस बना रहा हूँ जिससे सही आ जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप स्केल से जब पूछेंगे तो बिल्कुल जो है अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2F2 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अब देखिए, रेज इनफाइनाइट से आ रही है, ये रेज इनफाइनाइट से आ रही है, यहाँ भी रेज इनफाइनाइट से आ रही है। ये देखिए सब इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, और लेकिन अपवर्तन के बाद समांतर किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाती हैं। अभी मैंने रूल पढ़ा, तो देखिए दोनों किरणें यहाँ जाकर मिली। जब यहाँ दोनों जाकर मिली तो फिगर कैसा बना, अनंत से आ रही हैं तो कहाँ बनेगा, F2 पर। देखिए F2 बना, हमने नेचर ऑफ इमेज बताया था कैसा बनेगा, बिंदु के समान। तो देखिए बिंदु के समान बना। चलिए फिगर नंबर 2 की बात करते हैं। फिगर नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, द्वितीय फोकस को ही मेन फोकस कहते हैं, 2F2 डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहाँ पर 2F1 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए ये P है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए हम इमेज को रखते हैं, मान लीजिए कोई AB लंबाई का कोई व्यक्ति है, AB लंबाई का, तो इससे रेज निकला, पैरेलल निकला, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से डाला, सीधे निकल जाएगी, सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये देखिए टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा चाक होती तो अच्छा होता। तो ये देखिए सीधे निकल जाएगी, और यहाँ पर देखिए कट कर रहा है। तो ये कहाँ कट कर रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। देखिए इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा, तो F2 और 2F2 के बीच में यहाँ फिगर बन रहा है। और फिगर आप देख रहे हैं कि छोटा फिगर बन रहा है और रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, वास्तविक का उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। इससे कंपैरिजन कर लीजिए आप। तो ये 2 फिगर हमारे बन गए। तीसरे फिगर की बात कर रहा हूँ। आइए जरा इसको इरेज कर देते हैं।
तीसरे फिगर में थोड़ा सावधानी बरतना है, क्योंकि इक्वल फिगर जल्दी बनता नहीं है। अगर मेजरमेंट आपका माप सही नहीं रहेगा तो डिस्टर्ब हो जाता है। F1 और F2 और ये 2F2 डॉट 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 इनफाइनाइट, 2F1 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए हम फिगर को रखेंगे 2F1 पर। पहली रेज पैरेलल गई और कहाँ से जाएगी, ये 2F2 से जाएगी, ठीक है। और दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए, आगे निकल गई। तो जहाँ ये दोनों जाकर मिलती हैं, कहाँ मिल रही हैं, 2F2 पर, और वहीं पर फिगर बन जाता है BA और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए बन गया कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे तो इसका फिगर 2F2 बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखिए आपके सामने प्राप्त हो गया। चलिए अब फिगर नंबर हम, ये 3 हो गया। अब फिगर नंबर हम 4 की बात करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में। ये देखिए ये P है, यहाँ F1 है, यहाँ मुख्य फोकस F2 है, ये 2F2 है, मुख्य फोकस की डबल दूरी, और यहाँ क्या है, 2F1 है। अब हमको फिगर कहाँ रखना है, पहला फिगर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथे पर हम आ गए 2F1 F1 के मध्य, 2F1 F1 के मध्य। यहाँ पर फिगर रख दिया, AB लंबाई का कोई फिगर है। अब पहली रेज क्या होगी, पैरेलल जाएगी, कहाँ से लौटेगी, F2 से होकर चली जाएगी सीधा। और दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से ही लेंगे हम, दूसरी रेज हमेशा इस प्रकार से सीधा निकल गई और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कट हो रहा है और BA फिगर बना। देखिए वस्तु ये छोटा है लेकिन लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना कि नहीं, वस्तु से बड़ा बना कि नहीं। तो हमने नेचर में लिखाया था कि अगर 2F1 और F1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो फिगर बनेगा वह उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखिए आपके सामने वस्तु से बड़ा बन रहा है और 2F2 इनफाइनाइट के बीच बनेगा, तो देखिए 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है। अब हम 5वें फिगर की बात करते हैं। अगर ये आपको फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल पार्ट वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। अब चलिए हम 5 पोजीशन की बात करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये P है, ये F1 है, ये F2 है और यहाँ पर 2F2 है डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ पर 2F1 है और डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F1 पर, F1 पर रखा, ये भी लंबाई की कोई वस्तु रखा। पहली रेज पैरेलल गई तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, हम जानते हैं कि फोकस से होकर जाएगी और दूसरी रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यह ऑप्टिकल सेंटर से जब निकलेगी तो कहीं नहीं मिलेगी और ऐसे बड़ी होती चली जाएगी। तो देखिए F1 पर रखेंगे तो इसका फिगर कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। तो 5 फिगर आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने। अब देखिए जो लास्ट फिगर है इसका, उस पर हम बात करते हैं। लास्ट फिगर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है मुख्य फोकस और यहाँ 2F2 है और यहाँ पर इनफाइनाइट है और यहाँ पर 2F1 है और डॉट 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 इनफाइनाइट है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, हमने बताया था 6वें में, याद करिए, F1 और P के बीच में रखेंगे कोई AB लंबाई की वस्तु। अब पहली रेज पैरेलल हुई तो लौटेगी कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, रेज लौटेगी फोकस से जाएगी और दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी।
तो इसका जो रियल फिगर बनेगा, वास्तविक फिगर बनेगा, वो तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, अनंत को मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि पीछे जब रेज गई देखा गया तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पर फिगर बन रहा है, लेंस के पीछे ही इमेजिनरी फिगर बन रहा है। जो डॉट डॉट है मतलब वर्चुअल फिगर है, इमेजिनरी फिगर का जो साइन है। तो यहाँ पीछे जो है आभासी फिगर बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना, आभासी बना। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि छठवां फिगर हमारा ये है। तो बच्चों 6 फिगर हमने आपको बता दिया कॉन्वेक्स लेंस में। अब सबसे जो अहम बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लेंस का क्वेश्चन लगाते हैं और लेंस के लिए जो फार्मूला लिखते हैं कि 1/f = 1/v - 1/u। मिरर के लिए तो प्लस लगाते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर के लिए प्लस यहाँ लगाते हैं, प्लस साइन, और लेंस के लिए यही माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कभी कभी u, v और f का जो साइन सिग्निफिकेशन है, चिन्ह परिपाटी जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। कभी माइनस लगाए दें, प्लस लगाएं, वो कन्फ्यूजन करता है। और क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं और प्लस माइनस में गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कब हमको प्लस और कब माइनस लेना चाहिए। बच्चों चलो देखते हैं हम। ये u है और ये v है, ये u है, ये f है और ये v है। u का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, f मतलब है फोकस दूरी, और v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी। अब हम चिन्ह परिपाटी के लिए केवल 6 फिगर में P के पास चले जाएंगे। किसके पास जाएंगे? P के पास। और P के पास जाएंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, फोकस को जानने के लिए वहाँ से फोकस के लिए निकलेंगे, इमेज को जानने के लिए वहीं से इमेज के लिए निकलेंगे। लेकिन निकलेंगे कहाँ से? P से ही निकलेंगे। और जब हम P से निकलेंगे, जिसके पास जाएं, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, जब हम P से निकलेंगे, अगर हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं जिधर रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से निकलकर, तब तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम उस दिशा में जा रहे हैं, उसके अपोजिट दिशा में जा रहे हैं जिधर से ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, तो वहाँ हम निगेटिव लेंगे। देखिए करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये P पर आ गए। अब हमको ऑब्जेक्ट यहाँ है AB या फ़ोन पर है, हमको ये जानना है कि हाँ U जो है माइनस होगा पॉजिटिव। चलो चलते हैं। ये चल दिया, देखो ये चल रहा हूँ। अब आप बताओ, रेस तो इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव होगा। 6 फिगर मैंने आपको बताया, 6 फिगर में ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा। तो जब ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा तो कॉन्वेक्स लेंस में U का मान ऑलवेज निगेटिव रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा। अब देखिए दूसरी बात, F की बात करते हैं। मैं शुरू में ही जब फिगर बताया तभी बता दिया कि F2 को ही मुख्य फोकस कहते हैं, अर्थात वही फोकस है। और P से F2 की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। तो चलिए हम चलते हैं, P से निकल कर F2 की ओर चलते हैं। ये देखिए, जिधर रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से निकल कर, उधर हम भी जा रहे हैं। जब उधर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम उस दिशा में जा रहे हैं जिधर से रेज ऑब्जेक्ट से निकल कर रेज जा रही है। अगर उसके हम अपोजिट जाते तो वहाँ माइनस हो जाता, जैसे U हुआ। अब चलिए इमेज की बात करते हैं। तो पूरे कॉन्वेक्स लेंस में U निगेटिव रहेगा, F पॉजिटिव रहेगा, ये डिफिनिट हो गया। अगर कोई बदलेगा तो केवल V बदलेगा, और वो भी एक जगह। कहाँ? यहाँ। जैसे इमेज की बात करें तो इमेज देखिए इधर बन रहा है और रेज भी इधर जा रही है। 5 इमेज बनाया, पाँचों दाहिने तरफ बना है। तो पाँचों जो बना तो दाहिने तरफ बना, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। भाई इधर बन रहा है, इधर रेज भी जा रही है, तो इसलिए V को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन 6वें फिगर में यहाँ मैं देखा, जब P से चला तो ये अपोजिट गया, तब जाकर इमेज मिला। इधर इमेज नहीं मिला, इधर मिला। इसका मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ।
इसका मतलब मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। तो निगेटिव किस पोजीशन पर लेना पड़ेगा? जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को P F1 और P के मध्य रखते हैं, F1 व P के मध्य रखते हैं, तो V बराबर निगेटिव होगा, V का मान निगेटिव होगा। कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि उत्तल लेंस में एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे ही कहे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वैसे अपने दिमाग को चलाइए कि आभासी प्रतिबिंब को एक ही जगह बनता है, और वहाँ जब आभासी बन जाएगा तो V का मान हम पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। अब बाकी कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में दो तो फिक्स हो गया है, दो को तो चेंज ही नहीं करना है, यू निगेटिव ही रहेगा या पॉजिटिव ही रहेगा, केवल V को चेंज करना है। अगर आभासी चित्र बन गया तो माइनस कर देंगे V को, अगर वास्तविक चित्र बन गया तो V को पॉजिटिव कर देंगे। तो इस प्रकार से जब भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, तो P से ही निकलेंगे। अब P से निकलेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट के पास जाएं, चाहे इमेज के पास जाएं, चाहे फोकस के पास जाएं, अगर हम रेज की ओर जा रहे हैं, जिधर से ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, किरण निकल रही है, अगर उस दिशा में जाते हैं तो U, V या F चाहे जो हो उसका मान पॉजिटिव लेंगे। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसका मान निगेटिव लेंगे। तो चलिए देखिए, कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और इस पर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर इस पर न्यूमेरिकल भी आप बताइए, तो हम अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 में मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा, और इसके बाद ह्यूमन आइज भी हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब हम जो है आगे बात करते हैं। एक लेंस जो है उत्तल लेंस ख़त्म हो गया, अब एक लेंस रह गया अवतल लेंस, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस, आइए जानते हैं कॉनकेव लेंस में कैसे फिगर बनता है। अभी देखिए, आपने दो लेंस था, ऐसा दो लेंस है, ठीक है, मान लो ऐसा किसी कांच से कटा हुआ लेंस है, ऐसे कांच था, अब आपने दो लेंस काट लिया, और जब सामने सामने मिलाया, इन दोनों को सामने सामने मिलाया काट कर, तो ऐसा लेंस बन गया। तो ये उत्तल लेंस कहा गया, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस कहा गया। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा उल्टा मिलाओ, चलो उल्टा मिलाते हैं, ऐसे ऐसे मिला देते हैं इनको, तब एक कौन सा लेंस बन गया? हाँ, एक कॉनकेव लेंस बन गया। तो ये कॉनकेव लेंस है, और इस प्रकार से हम जो है यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर को P मानेंगे। तो कॉनकेव लेंस के सामने ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। कॉनकेव लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम रखें, कहीं भी रखें, ये देखिए मैं यहाँ रख दिया, आपकी इच्छा है तो यहाँ रखिए, आपकी इच्छा है यहाँ रखिए, कहीं भी रखो, तो इससे जो रेज निकलती है, आधी दूरी जब जाती है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे। अब ऐसा लगता है, चूँकि ये पैरेलल जा रही थी और रिफ्लेक्ट हो गई, तो ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है, क्योंकि पैरेलल रेज फोकस से जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, जबकि आती नहीं है, लगता है, आभास होता है। और इसके बाद दूसरी रेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, सीधा निकल जाएगी। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें आप अवतल लेंस के सामने, कॉनकेव लेंस के सामने, तो उसका जो फिगर होता है सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? F और P के बीच में, फोकस और लेंस के मध्य हमेशा बनेगा। तो बच्चों ये जो है ये देखिए कंप्लीट हो गया। और इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं साइन कन्वेंशन बता दें तो U लिखिए, F लिखिए और V लिखिए, इसके लिए भी पढ़ लिया जाए। तो देखिए ऑब्जेक्ट को मैं इधर रखा हूँ और रेज इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हूँ, तो जब हम P से चलेंगे इधर तो U निगेटिव हो जाएगा। इधर चल रहे हैं, F भी यहीं है, आपका फोकस भी यहीं है, उल्टा है, रेज इधर जा रही है, फोकस इधर है, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो अब देखिए इसके बाद इमेज भी इधर बना तो ये भी निगेटिव हो गया। तो
अगर कॉन्केव लेंस आ गया तो आप जान लीजिए कि तीनों वैल्यू हमारे निगेटिव रहेंगे, तीनों वैल्यू हम निगेटिव रखेंगे। अब कॉन्वेक्स आ गया तो U निगेटिव होगा, F पॉजिटिव होगा और V पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फिगर वर्चुअल बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। तो चलिए अब न्यूमेरिकल लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर अगला वीडियो न्यूमेरिकल पर बनाइए आप, फिर हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए बेटा, धन्यवाद। और फिर वही बात बोलना पड़ेगा कि शेयर, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करिए। वो करने से क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैं कुछ और डिफरेंट दूँ। मैं इसलिए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ अपने कमेंट में कि मैं कुछ अलग तरीके से आपको दूँ, अलग तरीके से ट्रिक दूँ फिज़िक्स में, जिससे कि आप के अंदर एक अच्छा नॉलेज हो और आप कंपटीशन क्वालिफाई करें। थैंक यू।